नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस टीयर 2 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे तो जो टीयर 2 पहुंच रहे हैं वो ऐसे सीरियस होंगे। उनके बारे में बात करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अटेम्प्ट कैसे करना है वो अंडरस्टूड है। बट डिस्क्रिप्टिव में मैंने देखा बहुत सारे डाउट है, हमारे अपने बैच के बच्चे परेशान हैं। तो मैंने कहा एक पूरी डिटेल एनालिसिस करता हूँ, बहुत अच्छे से बात को समझाऊंगा। तो ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप टीयर 2 के लिए नहीं देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता आपको वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे बात करूंगा। अगर सीरियस हैं, फाइनल मेरिट में नाम चाहते हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा, और अगर चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हम बात करेंगे। इन जनरली डिस्क्रिप्टिव की कहानी शुरू कहाँ से हुई उसके बारे में बात करूंगा। हिंदी इंग्लिश का बड़ा कंफ्यूजन है, उसके बारे में बात करूंगा। किस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आंसर बुकलेट का फॉर्मेट कैसा हो सकता है मेरे अंडरस्टैंडिंग में, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, कितना वर्ड लिमिट है, कितना आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखना है, उसके बारे में बात करूंगा। कितना टाइम पर क्वेश्चन को देना है उसके बारे में बात करूंगा। परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे 4 में से 4 या 3.5 या पौने 4 नंबर ले सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। आंसर को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बात करूंगा। सीएस वालों के लिए कोड डायग्राम कैसे बनाने हैं उनके बारे में बात करूंगा। और फाइनली आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, इसके बारे में बात करूंगा। तो बहुत डिटेल में जो जो हो सकता है वो सारी चीजों के ऊपर होमवर्क करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर सीरियस एस्पिरेंट है, मजा आपको आ जाएगा। तो एक एक करके बात शुरू करता हूं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, होता ये था कि 2010 से पहले जो टीजीटी पीजीटी के जितने भी रिक्रूटमेंट थे वो सबके सब सब्जेक्टिव ही हुआ करते थे। उस समय ऑब्जेक्टिव का कोई आइडिया नहीं था, है ना। फिर एक इरा आया जिस इरा के अंदर जो केवीएस है ना, एनबीएस है या ईएमआरएस तो खैर बाद का एग्जाम है। इन्होंने सोचा कि यार ऑब्जेक्टिव पेपर लेते हैं, और ओएमआर शीट वाला कंसेप्ट आ गया। 10 साल के लिए मान लीजिए इरा चला और जल्दी से रिजल्ट आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई रीचेकिंग नहीं, रिलेटिवली सारी चीजें आसान है। तो हम इसके ऊपर आ गए। लेकिन 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और जो बहुत सारे लोगों का मानना था कि बच्चे क्या है ना, क्वेश्चन का लेवल गेट या नेट जैसा कंसेप्चुअल नहीं है। एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रट ले रहे हैं। फाइनल मेरिट में जितने क्वेश्चन थे सब रट डाले, लगे हुए हैं साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फाइनल मेरिट में नंबर भी आ गया। बट जब जाके पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो कॉलेज स्कूल्स का मानना है, केवीएस एनवीएस का, कि वो क्वालिटी नहीं है। तो अब दोबारा सरकार वापस आई है हाइब्रिड मॉडल में, कि अगर एक अच्छा टीचर चाहिए और अगर आपको चाहिए कि उसकी एक्चुअली आर्टिकुलेट नॉलेज हो, सॉलिड कॉम्पिटेंसी हो सब्जेक्ट के ऊपर, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव मार्क्स से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो नहीं जज कर सकते। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की बात रखी है। तो पहले समझना है कि क्यों ले रहे हैं, उनको क्या फायदा है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में अगेन प्रोसेस स्लो होती है, टीचर लगाने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सरकार की क्या सोच है, और इसीलिए सबका अपना अलग अलग मानना है। ईएमआरएस ने 60% और केवीएस एनवीएस में 40% डिस्क्रिप्टिव वेटेज है। एवरेज मान ले 50-50% का एक आइडिया है। तो पहले मैंने आपको समझाया कि हाइब्रिड मॉडल वापस क्यों लेके आए, क्योंकि सरकार का मानना है कि अच्छे से नॉलेज चेक नहीं कर पा रहे थे सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। अब बात कर लेता हूँ हिंदी और इंग्लिश वाली आइडिया की। तो देखिए सर, कहानी का कंक्लूजन ये है, मोटा मोटा डायरेक्ट आपसे बात करूं, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा को आप चुन सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो एडवाइजेबल है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि ज्यादातर टर्मिनोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी इंग्लिश में ही होती है। तो कंफर्टेबल आप भी रहेंगे, कंफर्टेबल टीचर भी रहेगा जो कि कॉपी चेक कर रहा है ना। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो लोग पेपर बनाएंगे या जो लोग कॉपी चेक करेंगे उनमें वही लोग होने वाले हैं जो आमतौर पे सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के पेपर बना रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं स्पेसिफिकली, तो इंग्लिश में उनके लिए पढ़ना, समझना, समझाना सारी चीजें आसान है। मिक्स अप्रोच यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन इंग्लिश में एक क्वेश्चन हिंदी में, ऐसा नहीं कि 2 लाइन हिंदी में 2 लाइन इंग्लिश में, ये नहीं चलेगा। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि पहला आंसर आपने जिस लैंग्वेज में लिखा वही आपकी लैंग्वेज होने वाली है। हालांकि स्टिल अगर आप हिंदी चूज करते हैं, हर एक का अपना अपना आइडिया हो सकता है, मैं उसके अगेंस्ट बोलने वाला कोई नहीं हूं, तो भी जो टेक्निकल टर्म है, अब जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, एवरेज एक्सेस टाइम है, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इतना परमिसिबल है। तो ये लैंग्वेज डिबेट आई थिंक ये मैंने सॉल्व कर दी कि दैट इज हाउ यू शुड गो फॉर इट। अब बात कर लेते हैं बुकलेट की, आंसर का ये जो कॉपी मिलेगी कैसे मिलेगी। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने होमवर्क किया, रिसर्च किया, अपने को मैं मेरी खुद एजुकेशन कैफी हुई, अपने कुछ पुराने टीचर से बात करी,
तो देखिए आइडिया क्या है, आइडिया एक हो सकता है कि पहली बात तो आपको ओपन बुकलेट मिले जिसमें कोई लाइन ना बनी हो और आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी मिलती रहे। मानो संस्था नहीं कह रही कि आपको कितने स्पेस के अंदर आंसर लिखना है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना सब्जेक्टिव का, केंद्रीय विद्यालय में जब डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं प्रमोशन के लिए, जो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया था, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो LDCE करके बोलता है, वहां पर यही पैटर्न फॉलो करते हैं। जब TGT से PGT में अगर आपको प्रमोशन चाहिए डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो वहां पर इस पैटर्न को बोलते हैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, QCAB सॉरी, है ना। यूपीएससी वगैरह में भी ज्यादातर यही पैटर्न यूज होता है। अगर आपने स्टेट या सेंट्रल का किसी से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है लाइन खिंची हुई मिलेंगी कॉपी के अंदर, और जो टोटल स्पेस है वो फिक्स्ड है। तो ये जो बहस है कि कितना लिखें, ज्यादा लिखें, कम लिखें, ये बहस चली गई। मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है 4 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन होने वाला है तो एक पेज में आपको पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्यों? इनका ऐसा मानना है कि लिमिटेड स्पेस देने का फायदा क्या, बच्चा लंबी लंबी कहानी लिख देता 200 पेज 200 वर्ड्स के अंदर, वो नहीं चाहिए। लिमिटेड स्पेस के अंदर क्या कंसेप्ट आप अच्छे से समझा पा रहे, एक्सप्लेन कर पा रहे, वो चाहिए। सो मेरे को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर क्या फॉर्मेट होगा। मेरे को लगता है कि सब्जेक्टिव कॉपी इस फॉर्मेट की आपको मिलने वाली है, एक्स्ट्रा पेपर आपको नहीं मिलेगा। फिक्स्ड स्पेस के अंदर आप कैसे इंफॉर्मेशन प्रायोरिटाइज करेंगे, किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, आपका इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने का स्किल कितना सॉलिड है, ये चीज ये यहां से तय होगी। अगली बात पे चलते हैं, वर्ड काउंट कितना लंबा लिखे सर। तो अगेन मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस फिक्स्ड है, फिर भी अगर उस बात को भी मैं भूल जाता हूं 1%, तो मेरे को लगता है 80 से 120 वर्ड आइडल है। बीच में आप 100 पकड़ के चलिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपने डायग्राम बनाया है, अच्छा डायग्राम है, लॉजिक मैच कर रहा है, तो इवन 50-60 वर्ड्स आर ऑल्सो ओके। अगर क्वेश्चन पूरा ही सब्जेक्टिव है, डायग्राम का स्कोप नहीं है, तो 100-110 वर्ड तक पहुंच सकते हैं। इससे ज्यादा लिखेंगे तो भी एक तरह की खिचड़ी पक जाएगी, है ना। तो वर्ड काउंट पे मेरा स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि इससे ज्यादा आप मत जाइएगा। आगे मैं बात करूंगा। खैर, ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसा, आंसर ऐसा लिखना है जहां पे आपको ऐसा समझना, टीचर का काम एग्जाम करना है, टीचर का काम आसान करना है सर, उसके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, प्लीज समझो इस बात को। डायग्राम हो, देख के समझ आ रहा है कि अच्छा ठीक है क्या बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी आपने अंडरलाइन कर दिया, आपने हेडिंग्स दे दी, मेरे को मोटा मोटा समझ आ गया कि मैं एज ए टीचर हूं तो शायद इसमें 4 में से 4 नंबर दूंगा, इस तरह से, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके साथ कोई डिसएडवांटेज होने वाला है। आप उस बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। 2 कलर का पेन यूज करना है, हेडिंग्स अलग कलर से लिखिएगा, अंडरलाइन करिएगा। आगे मैं बात करूंगा कि किस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना है, बट 2 बातें यहाँ आंसर कर रहा हूँ कि 80 to 100 वर्ड्स, रेयर केस में 120 तक जा सकते हैं, और 6 से 7 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेना है। आगे बढ़ता हूं, अब टाइम की स्पेसिफिकली बात कर लेता हूं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेरा ऐसा मानना है, मोटा मोटा मान लेते हैं केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस का एवरेज ले ले 50-50%, वरना 40-60 वाली रेशियो है। 1 मिनट अमूमन आपको लेना है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट से ज्यादा में सॉल्व होंगे, बट स्टिल मैं कह रहा हूं ±20 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट लगना चाहिए। एक 30 सेकंड रूल और मैं बोल रहा हूं आपको, किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा 30 सेकंड से पहले आंसर करने में। क्यों? आप बोलोगे सर उससे पहले समझ आ रहा है, भाई हो सकता है कुछ बात गलत समझ रहा हो, तू हो सकता है सही से क्वेश्चन पढ़ा ही ना हो, वो पूछ क्या रहा है, यस पूछ रहा है, नो पूछ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है मिनिमम 30 सेकंड्स लेने, ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड्स पहले टिक मत करो। क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन में नेगेटिव खा के आ गए तो फिर अब इस बात के कोई मायने है नहीं, मजा नहीं आएगा। ठीक बात है। तो बहुत ध्यान से शब्द बाय शब्द क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, श्योर होगा, डबल क्रॉस चेक कर लिया, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा इस पेपर के अंदर, तो जब डबल श्योर हो तब टिक करना। रही बात सब्जेक्टिव की, मेरा ऐसा मानना है ऑन एन एवरेज 6 से 7 मिनट आप ले सकते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम मोरलेस आपके पास बचेगा। भाई आप इमेजिन करिए 50-50 में डिवाइड कर लूं, यहाँ पे अगर 1 घंटा मान लूं, 1.5 घंटा 2 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा, और या तो 15 क्वेश्चन, या तो अगेन 60% के हिसाब से आई थिंक कितना 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर होंगे। तो 6 से 7 मिनट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। क्वेश्चन देखते लिखना नहीं है, 1 मिनट में मान रहा हूं प्लानिंग का, मोटा मोटा क्या मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, क्या मेरी हेडिंग होने वाली है, मन में जल्दी से पिक्चर घुमानी है। हर चीज याद नहीं होती, वो लिखते तो फिर आदमी लिखते जाता है। 4 मिनट आपके राइटिंग के, और 1 मिनट में कह रहा हूं रिव्यू क्या, उसको सुंदर बनाने का, क्या क्या पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, हेडिंग पे डबल टाइम से लिखना है, इस तरह से।
तो ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 6 से 7 मिनट ऑन एवरेज आपको देना, और इसमें डाइवर्सिटी, आपको ज्यादा आता हो आपको कम आता हो, जो ज्यादा आता होगा उसे 1.5 पेज में नहीं लिखना, जो कम आता हो उसे 1 पेज में नहीं लिखना, पूरा पेज भरना ही है, उसे सुंदर बनाना ही है, हेडिंग लगानी ही है, 60 to 70% क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना ही है। यस, ये मैंने आपको बता दिया। परफेक्ट आंसर कैसे, तो अगेन मैं सीबीएसई की वेबसाइट पे गया, उन वो मार्किंग स्कीम कैसे होती है चेक किया, तो जो सीबीएसई की टीचर्स के लिए गाइडलाइन है कि क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्टिव है सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते, 3 चीजें वहां पर वो चेक करते, इंट्रोडक्शन पहली 2 लाइनों में क्या लिखा है, आधे से 1 नंबर उस बात का, सिमिलरली कंक्लूड कैसे कर रहे हो, आधे से 1 नंबर उस बात का, और बीच में आपकी जो बॉडी है क्वेश्चन की 3 नंबर मोटे मोटे उस बात के। तो जैसे मैंने अगेन मेमोरी हेरर का एग्जाम्पल लिख के ये कुछ जनरेट करके दिखाया, इस तरह से आपको लिखना है ना। तो हेडिंग्स जितनी अच्छी हो, बुलेट पॉइंट जितने अच्छे हो, डायग्राम जितना आसान और क्लियर हो, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर को देखने की जरूरत ना पड़े, हाँ मोटा मोटा समझ आ गया, अच्छा कॉस्ट, स्पीड और कैपेसिटी की बात की, जो लोग मेमोरी जानते हैं, हाँ तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना दिया, प्रायोरिटाइज कर दिया, एवरेज टाइम दिस इज ओके, वेरी गुड। डिफरेंस का अगर कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है टेबल फॉर्मेट से ही एक्सप्लेन करना है, लिख के आप कितना भी एक्सप्लेन करो मजा नहीं आएगा। तो जितने चीजों के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं हर के लिए कॉलम बनाइए, पैरामीटर में किस पैरामीटर के लिए किस पैरामीटर के बेस पे डिफरेंशिएट करिए वो लिखिए, तो मजा आ जाएगा। ये बात कर ली। एग्जामिनर की हेल्प कैसे करनी है, अगेन मैं वही बता रहा हूं कि आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखना है, कहा उपन्यास मत लिख दीजिएगा, कहानी मत लिखिएगा, और कोई भी बुलेट पॉइंट 3 लाइन से बड़ा नहीं, है ना, 2 से 3 लाइन में बुलेट पॉइंट में जो बताना जो समझाना था वो आप समझाओ, और बुलेट पॉइंट की भी हेडिंग लिखो। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है सर पढ़ने का, उसे मजबूर करना पड़ेगा, एटलीस्ट भाई हेडिंग तो देख ले, जैसे बोलते हैं ना सरसरी निगाह मारना टीचर वो करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको आदत, उनको पता है क्या लिखा है, लाखों कॉपी चेक कर चुके हैं, तब इस काबिल होंगे कि आपकी कॉपी उन्हें दी जाएगी, ठीक बात है। तो अंडरलाइन करना है, हेडिंग लिखना है, टीचर को दिखे मोटा मोटा कि अच्छा क्या पॉइंट है, दैट इज इट। तो अंडरलाइन और हेडिंग पे बहुत ध्यान देना है, प्रॉपर स्पेस हो, खिचड़ी ना पकी हो, है ना, हर एक शब्द अलग अलग दिख रहा हो, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करनी है। सीएसआईटी वालों के लिए अलग से बोल रहा हूँ, सर आमतौर पे कोड आएगा या कोड का कोई छोटा सा सेक्शन आएगा लिखने के लिए, तो लाइन बाय लाइन बड़ी क्लैरिटी के साथ और थोड़ा सा हियरार्की, आप लोग जानते हैं कौन सा ब्रैकेट कहाँ शुरू हुआ कौन सा ब्रैकेट कहाँ खत्म हुआ, ये हियरार्की भी फॉलो करने, कहीं कमेंट लिखना हो तो कमेंट भी लिखना है ताकि सामने वाला पढ़ सके। कुछ लोग अगेन कोड भी ऐसे लिख देते हैं जैसे कोई कविता लिखी हो, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से शुरू कहाँ खत्म। या एक ईआर डायग्राम का मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, है ना, किसी स्कूल का ही मॉडल ले रहे हैं, तो इस तरह का कि क्लियर कट समझ आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, इसका एडिशनल ध्यान आपको रखना है। तो अगेन अगर इस पूरे कहानी को सर कंक्लूड करें तो 2-3 बात समझिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इन जनरल डिसीजन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करेंगे कि कौन मेरिट में आएगा, लेकिन काफी हद तक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी इस बात को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। जब हम डे टू डे बेस पे पढ़ाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए से प्रैक्टिस नहीं करनी, हमने क्लास में पढ़ा, हमने कंसेप्ट समझा, नोट्स में लिखा, बात हो गई। लेकिन डिस्क्रिप्टिव की सर अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो सोचने से नहीं होगा, जब तक आपको जल्दी जल्दी लिखने की आदत नहीं होगी ना, बहुत दिन का ब्रेक हो जाता है फिर लिखते उंगलियों में दर्द होने लगता है, तो वो नहीं चल पाएगा सर, है ना। तो आपको क्या करना है, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, वो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, बाकी सुनने वाले वीडियो सुनते रहते हैं, फिर कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के, और 6 से 7 मिनट में बोल रहा हूँ, है ना। 1 मिनट सोचने का, 5 मिनट लिखने का, 1 मिनट उसे सजाने का, ये पैटर्न आपको फॉलो करना, और दिन के 8 से 10 क्वेश्चन टारगेट करिए लिखने के। जब तक ये नहीं करेंगे सर, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्टिव के अंदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर अच्छे नंबर लेके आने की 3.5 से कम देते हुए टीचर को डर लगे, यार बहुत अच्छा किया बच्चे ने, यार मेहनत करके आया। ऐसा हर पैटर्न का, हर आइडिया का, वो तो आपके जो जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, सीएस वालों की जिम्मेदारी में ले सकता हूँ, जो जिस ब्रांच में लिख रहा है। केमिस्ट्री है तो इक्वेशन बनती होंगी, मैथ्स में प्रूफ होते होंगे, जो भी कहानी है, लेकिन अच्छे से प्रेजेंटेशन सॉलिड होना चाहिए। बाकी आप स्पाइरल कोई कॉपी ले लीजिए, या फिर ये A4 साइज की कॉपी लेके इसके ऊपर आप लाइन खींच के ऐसा कुछ पैटर्न बना लीजिए, और रोज इसके ऊपर लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक गेम नहीं बनेगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, दिन के 8 से 10 क्वेश्चन, और दिन में 1 से 2 घंटा रोज आपको सिर्फ सब्जेक्टिव की बात करनी है, नॉलेज अलग है, उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ एग्जाम में, है ना। तो इस वीडियो में बहुत लंबी बात नहीं करनी, मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ हम यहाँ पर कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट ये हमारे नोट्स हैं
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मेरे ख्याल से विजिबल है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ हम क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए नॉलेज गेट के जो स्टूडेंट हैं, हमने बताया कंप्यूटर क्या है, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सारे क्वेश्चन ऐसे सोच के लिखे हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, इस तरह से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या हेडिंग आपको लिखनी है और क्या डायग्राम यूज करना है, सारी चीज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चों को परेशानी ना हो। कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारे, ये डायग्राम भी यही सोच के बनाया गया कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एक भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने मिस नहीं किया है। इस लेवल पे डेडिकेटेडली काम किया। उसके बाद अगेन अब इनपुट आउटपुट डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद हेडिंग। तो ये 200 पेज के पूरे नोट्स हमने सर यहाँ पर बना के रखे हैं, है ना, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और ये तो मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के ऊपर हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अंडरस्टैंडिंग हमारी मिस ना हो। किसी भी टॉपिक के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर, जैसा भी यहाँ हम आ गए किसके अंदर, सीओ का ही पार्ट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है उसका भी देखिए, डिफरेंस प्रॉपर बता के विद एग्जांपल, 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है विद एग्जांपल। ये एक सब्जेक्ट का मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, बाकी ये आइडिया इन जनरल हमने फॉलो किया है। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्टिव कि आपकी पूरी बात क्लियर हुई होगी। आप किसी भी ब्रांच के हैं, ऑब्वियसली मैं आपको उस लेवल पे गाइड नहीं कर सकता, बट आपको देखना है, आपको पैटर्न समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी और ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको हल्के में नहीं लेना। पॉइंट नंबर 1। अगर आप सीएसआईटी वाले हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ, हम जितने भी नोट्स बना रहे हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद बना रहे हैं। क्लासेस लगातार चल रही, भी 7:30 फिर मेरी क्लास है। और सीक्वेंस है सर, पहले ईएमआरएस लगभग 1 महीना बचा है, उसके 10-15 दिन बाद केवीएस, उसके 10-15 दिन बाद यूपीपीएससी, जान लगाई हुई है सॉलिड। अगर आप और किसी ब्रांच के, मेरे को पता नहीं, सीएसआईटी के भी हैं तो जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा करिएगा। लेकिन अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमसे अच्छा कंप्यूटर साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। तो हमें मौका दीजिए, अगर किसी के साथ भी पढ़ रहे हो और आपको मजा नहीं हो रहा होगा, हमारी क्लास लगा के दिखाए, हमारे नोट्स फॉलो करके देखिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखिए प्लेटफॉर्म पे, आपको मजा आ जाएगा सर। यस। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो कैसी लगी है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पर्सनली देखता हूँ, उस पर रिप्लाई करूंगा, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, चाहे तो जाके एक्सेस करिए। बहुत नॉमिनल कॉस्ट में बहुत वैल्यूएबल डेटा दे रहे हैं। खासकर बीएड अगर आपका नहीं है और ईएमआरएस मेंस लिखने वाले हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या कोई कितने नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरिट सिर्फ टीयर 2 पे होने वाली है ना। तो स्वर्णिम मौका है, मैं तो कह रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इनकैश कर ले वो कर ले। यस, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।